मैं अभिषेक शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल AB अड्डा में। आज से हम CBSE टर्म फर्स्ट इंग्लिश और साइंस के 300 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज शुरू करने वाले हैं। उम्मीद है कि इन 300 क्वेश्चंस में आपके साइंस और इंग्लिश में 40 में से 35 क्वेश्चंस आपको मेरी सीरीज से देखने को मिलेंगे। तो आप सभी लोग पहली बार लाइक कर दीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कर दीजिए अगर चैनल पे नए हो। सब्सक्राइब तभी कीजिएगा जब आपको ऑथेंटिक मटेरियल यहाँ से मिले और आपके एग्ज़ाम में हेल्पफुल साबित हो, तभी आप सब्सक्राइब करें, अदरवाइज सब्सक्राइब ना करें। आज से हम 10 दिन तक सारा सिलेबस को कवर करेंगे। पहले पोएट्रीज, फिर उसके बाद में प्रोज सेक्शंस के जो इंपॉर्टेंट लेसन्स हैं वो, ग्रामर और लेटर राइटिंग्स के कुछ इंपॉर्टेंट पहलू को डिस्कस करूँगा। साथ ही साइंस के बायोलॉजी और केमिस्ट्री ये सारा और फिजिक्स के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज 10 दिन में आपको करा दूंगा। कम से कम 300 क्वेश्चंस मैं आपको करा दूंगा जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल शुरू होंगे, साबित होंगे। चलिए आज बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं क्लास को। आज हम पहली पोएम डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो को कंपोज किया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। रॉबर्ट फ्रॉस्ट बहुत ही प्रोमिनेंट राइटर थे, बहुत ही बेहतरीन राइटर्स में से एक हैं और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे उनके पसंदीदा राइटर हैं। अब सबसे पहले पोएम के नाम को डिस्कस कर लेते हैं और फिर पोएम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पोएम का नाम है डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट का मतलब होता है धूल, ऑफ का मतलब होता है का की के, एपॉस्ट्रॉफी का भी मतलब का की के होता है, लेकिन ये केवल लिविंग थिंग्स के लिए आता है और ऑफ लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। डस्ट का मतलब वैसे तो धूल होता है, लेकिन यहाँ पर मतलब है फाइन पार्टिकल्स से, और स्नो के मतलब बर्फ के जो मुलायम से कण होते हैं उनको कहते हैं डस्ट ऑफ स्नो। ये जो पोएम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने एक सटायर किया है किस पर? सुपरस्टिशंस पर। सुपरस्टिशंस इज द सेंस अंधविश्वास, जैसे बिल्ली का रास्ता काट जाने से अशुभ होना, छींक आ जाना, ये सारी चीज़ें स्नीजिंग को अशुभ लोग मानते हैं। वैसे ही क्रो और हेमलॉक ट्री को, हेमलॉक ट्री जिसको हिंदी भाषा में धतूरे का पेड़ कहते हैं, वैसे ही एक पॉइजनस ट्री होता है, एक पॉइजनस ट्री होता है, हिंदी में धतूरा उसे कहा जाता है। तो इस पर एक सटायर है। पोएम को रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने 4-4 लाइन के 2 स्टेंजास में डिवाइड किया है। पहले स्टेंजा की रीमिंग अरेंजमेंट की बात करें तो ए बी। जिन लोगों को रीमिंग अरेंजमेंट के बारे में नहीं पता उन्हें बता दूं, सिमिलर साउंड जो वर्ड्स होते हैं उन्हें रीमिंग वर्ड्स कहते हैं, जैसे क्रो और स्नो। यहाँ मी और ट्री, इनसे बनता है रीमिंग अरेंजमेंट। तो पहले ये 4 लाइन का एक स्टेंजा है, उसके बाद नीचे 4 लाइन का एक स्टेंजा और दिया गया। 4 लाइन के स्टेंजा को लिटरेचर में क्वाट्रेंस बोलते हैं। जो 2 लाइन के स्टेंजा होता है उसे कपलेट, 3 लाइन के स्टेंजा को टर्सेट और 6 लाइन के स्टेंजा को सेस्टेट और 8 लाइन के स्टेंजा को ऑक्टेव बोलते हैं। यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन ये क्वाट्रेंस की रीमिंग अरेंजमेंट पूछ सकता है। तो रीमिंग अरेंजमेंट क्वाट्रेंस की क्या हो जाएगी? ए बी। दूसरे क्वाट्रेंस की हो जाएगी सी डी। अब पॉइंट टू पॉइंट पोएम को पढ़ते हैं और समझते हैं। कुछ लिटरेरी डिवाइसेस का भी इस्तेमाल किया गया है, उनको उसके बाद में डिस्कस करेंगे। सो कह रहा है, मैं बता दूं कि पोएट जब इसको कंप्लीट करते हैं तो एक इमेजिनरी डालते हैं। इमेजिनरी एक लिटरेरी का टर्म होता है जिसमें राइटर कुछ ऐसे चीज़ों को डालता है जिसके आपके दिमाग में रिलेशन को रिगार्डिंग एक फिगर बन सके। तो राइटर कह रहा है, राइटर कहाँ पर स्टैंडिंग कर रहा है? एक हेमलॉक ट्री के नीचे खड़ा हुआ है। तभी एक कौवा आ जाता है, एक क्रो आ जाता है और वो क्या करता है, उसकी शाखाओं को हिलाता है, जिससे उसके ऊपर क्या, राइटर के ऊपर बर्फ के कणों की बारिश होती है, जिससे उसका मूड क्या हो जाता है? बदल जाता है। चलो पढ़ते हैं। द वे माने जिस तरीके से, वे का मतलब होता है तरीका, मैनर। अक्रो माने एक कौवे ने, सुक माने हिला दिया, डाउन ऑन मी माने राइटर पर। यहाँ मी का सेंस है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। डस्ट ऑफ स्नो ना फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। कहाँ से? फ्रॉम मीन्स से होता है जब कोई चीज़ किसी से कंप्लीटली अलग होती है, वहाँ हम प्रेपोजिशन फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं। पॉइजनस ट्री, हेमलॉक ट्री माने पॉइजनस ट्री की शाखाओं को जब हिलाया तो उससे जो उसके ऊपर बर्फ के कण थे वो राइटर के ऊपर जाकर गिरे। जब राइटर के ऊपर जाके गिरे तो क्या होता है? हैज़ गिवन माई हर्ट अ चेंज ऑफ मूड। तो राइटर कह रहा है, हैज़ गिवन माई हर्ट, मेरे हृदय को क्या दिया? अ चेंज ऑफ मूड, थोड़ा सा मूड परिवर्तित कर दिया। दिमाग में जो चीज़ें चल रही थी वो परिवर्तित हो गई, वो चेंज हो गई। एंड उसके चेंज होने से क्या हुआ? सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे, राइटर के दिन का कुछ हिस्सा बच गया। ऑफ द डे आई हैड रीड, जो राइटर क्या कर रहा था? बर्बाद कर रहा था। रीड का मतलब होता है हेल्ड इन रिग्रेट। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड रीड? तो आप कहेंगे हेल्ड इन रिग्रेट माने पश्चाताप में समय को बर्बाद करना, इज कॉल्ड रीड।
तो राइटर अपने समय को बर्बाद कर रहा था, लेकिन कौवे के शाखाओं से हिलाकर बर्फ के कणों की बारिश राइटर के ऊपर कर देने से राइटर का मूड अच्छा हो जाता है और राइटर के दिन का कुछ हिस्सा बर्बाद होने से बच जाता है। तो चलो अब लिटरेरी डिवाइसेस की चर्चा कर लेते हैं। सुक डाउन ऑन मी, इस लाइन में देखो ओ और ओ साउंड प्रोमिनेंट है, यहाँ पर एसोनेंस नाम का एक फिगर ऑफ स्पीच हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर देखें सेव्ड सम, यहाँ पर सा साउंड बार बार आया है। तो हिंदी में भी आपने अनुप्रास अलंकार सुना होगा, अंग्रेजी में उसको एलिट्रेशन बोलते हैं। आपको लाइनें देकर ये पूछा जा सकता है कि विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन दीज लाइन्स, तो इस लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हुआ, तो आपका आंसर होगा एलिट्रेशन माने अनुप्रास अलंकार। जब किसी वर्ड या शब्द की पुनरावृत्ति बार बार होती है तो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे सा, यहाँ भी सम सेव सम, तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। आगे इंजैपमेंट है, सेम सेंटेंस एक से ज़्यादा लाइन में जब कंप्लीट होता है बिना किसी पंक्चुएशन मार्क के, तो उसे इंजैपमेंट कहते हैं। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें और दूसरों को शेयर भी करें। थैंक यू।